हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेंटर्स एरा पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंध रखता है वह लेकर आया हूं। यह 2024 में होने वाले एग्जाम जो 6 फरवरी को होगी उसके लिए यह काफ़ी मददगार होगा। तो इन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग यहाँ से देख कर जाएंगे और ये 6 फरवरी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पिछले फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी उसमें से आए हैं और संभावना है कि इसमें से भी काफ़ी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को एक बार आप लोग रिपीट करके जाएंगे, एक बार इसे देख कर जाएंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वह है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, यानी सबसे खाली स्थान किस सेल के अंदर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सरल घन इकाई सेल में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें खाली स्थान क्या होता है, और इसमें पूछा गया है कि अधिकतम पैकिंग किस में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में अधिकतम पैकिंग किस में होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फलक केंद्रित सेल, यानी FCC, फेस सेंटर्ड सेल। इसको फेस सेंटर्ड सेल कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है BCC संरचना में पैकिंग दक्षता और वॉइड्स होता है, यानी पैकिंग दक्षता और वॉइड्स की जो परसेंटेज होती है वह कितनी होती है। तो इसमें वॉइड्स और दक्षता पैकिंग जो होती है, यानी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है, इसमें होती है 68% और वॉइड्स जो होता है यानी रिक्त स्थान जो होता है वह होता है 32%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि FCC या HCP या CCP में पैकिंग दक्षता तथा वाइड की प्रतिशतता क्या होती है, यानी इसमें परसेंटेज, इसमें पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, और इसका वाइड्स क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 74% जो हो जाएगा इसकी पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा, और वाइड्स जो हो जाएगा 26% हो जाएगा। अब आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल तैयार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, यानी क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि किस वजह से होती है, क्या कारण होता है। तो क्रिस्टल की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की वृद्धि तब होगी जब उसका दाब बढ़ेगा, यानी दाब में वृद्धि होगी तभी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है डायमंड, यानी डायमंड मतलब हीरा में पैकिंग दक्षता यानी पैकिंग इफिशियंसी और वॉइड्स खाली स्थान का परसेंटेज कितना होता है, यानी इसका खाली स्थान कितना होता है। तो इसमें पैकिंग इफिशियंसी 34% होता है और खाली स्थान जो होता है वो 66% यानी 66% होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि FCC संरचना में प्रति परमाणु या आयन वॉइड्स की संख्या कितनी होती है,
ठीक है, तो इसमें जो वाइट्स की संख्या होती है वह हो जाता है 4, इसमें 4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, यानी कौन है जो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है जब, यानी क्रिस्टल में कब शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, यानी कब क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होता है। तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि शॉटकी डिफेक्ट तब होता है जब समान संख्या धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाता है, यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाता है, तब वहां पर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वो आपका शॉटकी डिफेक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, यानी क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या जो होती है बच्चों वो हो जाती है 14, यानी 14 ही लैटिस होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, यानी सोडियम तथा पोटेशियम क्या है, तो क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो इसमें कौन है, यानी किस प्रकार की क्रिस्टलीकृत संरचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल के अंदर आता है इसकी संरचना। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लेड जिरकोनेट। लेड जिरकोनेट क्या होता है भाई, यानी इसमें कौन सा गुण पाया जाता है। तो लेड जिरकोनेट जो होता है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि घनीय संरचना में परमाणु एक कोना पर, यानी एक कॉर्नर पर तथा बी फलक के केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी यौगिक का जो सूत्र होना चाहिए वह क्या होगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वह AB3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है कि घनीय क्रिस्टल में तत्व समरूपता की संख्या अधिक होती है, यानी घनीय क्रिस्टल में तत्व समरूपता की संख्या कितनी होती है, कितनी इसकी हो जाएगी। तो ये हमें भी मालूम है कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि अनियन रिक्त, यानी आयन रिक्त में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यानी आयन वैकेंसी में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते क्या है। तो ये दरअसल एफ केंद्र कहलाता है, यानी एफ सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, यानी एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो एफ सेंटर्ड क्रिस्टल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये रंगीन वीडी पैरामैग्नेटिक होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, यानी इसमें ऑप्शन ए बी और सी निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, यानी ये सारे गुण एफ सेंटर में पाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, यानी ताप वृद्धि के साथ जब ताप बढ़ता है तो विद्युत की चालकता में किसकी में कमी आ जाती है। तो इसमें जो कमी आ जाती है वह धातु की सुचालकता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ए के 17 के बाद 18 की ओर बढ़ते हैं
और 18 में है कि वह ठोस जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है वह क्या है, यानी जिसमें फ्रैंकल और शॉटकी दोष दोनों होता है, तो भाई इसमें AgBr ही होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, विद्युत चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 20 की, और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो है 20 में कहता है कि क्रिस्टल में तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र समितीय की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वह क्या होगा, तो इसका अनुपात जो होता है वह 9 अनुपात यानी 9 अनुपात 3 13 अनुपात 1 होता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब एक और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक CHCl3 में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सीसा क्या है, यानी सीसा किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो ये अस्थितिज द्रव होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 23 में आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन है जो आयनिक ठोस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी NaCl जो हो जाएगा आयनिक ठोस होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है हीरा क्या है, हीरा यानी हीरा किसका एग्जाम्पल है, तो हीरा जो है ये नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन और ऋणायन का समन्वय संख्या कितना है, समन्वय संख्या इसका कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 और 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन इसमें धात्विक ठोस है, तो धात्विक ठोस इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, धातु तथा मिश्र धातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में सहसंयोजी ठोस क्या है, यानी सहसंयोजी ठोस होता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजन कोवैलेंट सॉलिड होता है। 28, अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो 28 का यदि प्रश्न है क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन होंगे, यानी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा Cu2+। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है HCP संरचना का पैकिंग अंश क्या है, यानी इसकी जो पैकिंग अंश होता है वह कितना होता है, तो इसका जो पैकिंग अंश हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 0.74, ये इसकी पैकिंग पार्टनरशिप होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 में है हमारा कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, विषम संख्या युक्त वाले परमाणु कौन होते हैं भाई, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुचुंबकीय, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है, यानी BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है, तो इसकी एटम की संख्या जो हो जाती है वह 2 होती है। अब आ जाते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 में
एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या होता है? तो ये इसमें जो होता है CrO2, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में है कि NaCl में Cl का CN संख्या क्या होता है? भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। 34 में है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है, यानी इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है 35 ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आती है, यानी किसकी चालकता जो है घटती या बढ़ती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये ए, यानी धात्विकता यानी सुचालक की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में शुद्ध जल की मोलरता, यानी शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 55.55। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 36 के बाद 37, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में बताया गया है, पूछा गया है कि 10 लीटर दशांश, यानी 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए घुल की मात्रा होगी, यानी घुल की मात्रा कितनी होगी? तो इसकी जो घुल की मात्रा हो जाएगी वह हो जाएगी 1.0। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके देख भी लोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका कि निम्न में कौन सहजता गुण है, यानी सहयोगी संपत्ति के रूप में कौन सहजता गुण दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसरणी दाब। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित हो तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, वांटफ गुणांक क्या होगा, यानी इसका वांटफ गुणांक जो हो गया वह क्या होना चाहिए? तो इसका वांटफ गुणांक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 39, एक क्वेश्चन बच गया, नहीं, क्वेश्चन नंबर 37 भी हो गया हमारा, 36 भी हो गया है, 37, 38, 39 और क्वेश्चन नंबर 40, यानी क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करेंगे। ठीक है, कि 0.0 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा, यानी किसका इसमें सबसे न्यूनतम हिमांक होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, Al2SO4 का। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आ जाते हैं 41। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ताप मोललता और मोल अंश पर नहीं पड़ता है ताप का प्रभाव। अब क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पे बात करते हैं। प्रोटीन और पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि, यानी कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए जो विधि अपनाई जाती है वो है प्रासारणी दाब की विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 है, घोल का सहजात गुण क्या होता है? तो इसका जो सहजात गुण होता है वह होता है प्रोपोर्शनल टू 1/, घुल का अनुभार, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, घुल का अनुभार हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है कि निम्न में कौन एंटी फ्रीजर का काम करता है, यानी एंटी फ्रीजर के रूप में कौन काम करता है? तो एंटी फ्रीजर के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल काम करता है। 44 का आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न
कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि क्यों डाला जाता है इथिलीन ग्लाइकोल, इसका कारण क्या है, कारण पे बाद में डिस्कस करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी धनात्मक विचलन को कौन प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 47 का, तो क्वेश्चन नंबर 47 है कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बात करेंगे किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 H3PO4 क्या है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी त्रिभाषमिक है। उसके बाद है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, ये न्यूमेरिकल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये हमने सॉल्व करके रख रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 51 में, क्वेश्चन 51 में बात करें तो विलियन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक। उसके बाद है अगला प्रश्न 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 52 में क्या कहता है कि निम्न में से विलियन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या हो जाएगा, तो मोललता हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 53 में है कि जल की मोलरता क्या है, यानी जल की मोलरता क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 50.5 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में सबसे उत्तम विधि कौन सी है, यानी कौन सी सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो परासरण दाब मापन की विधि जो हो जाएगी सबसे उत्तम विधि मानी जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये ए, यानी 0.1 MkCl। उसके बाद है 55, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर तो हो गया है, सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 57 में है कि सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है, यानी कितना टेम्परेचर होगा तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 100.2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है विलयन स्थिरांक आर का मान जो होगा वह कितना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद है 58। क्वेश्चन नंबर 58 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंक गुण नहीं होता है, यानी कौन सा जो है अनुसंक गुण नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस, यानी पृष्ठ सरफेस टेंशन, ये जो होता है पृष्ठ तनाव नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 को बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 में है, ये भी एक प्रकार के न्यूमेरिकल आ जाता है, तो यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे संप्रसरी होगा, यानी इसका संप्रसरी गुण जो होगा वो किससे हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, यानी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है
62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सक्रिय मात्रा पर निर्भर करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर युक्त मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 फैराडे होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बताया गया है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर कौन सी घटना होती है? तो यहाँ पर हो जाता है विघटन की घटना। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 में है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ईंधन सेल हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर हो जाएगा, निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी कौन जो है ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एमएन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, यानी कौन जो होता है द्वितीयक सेल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लेड स्टोरेज सेल जो हो जाता है वो द्वितीयक सेल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एस, यानी सीजीएम की सबसे कम होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कह रहा है कि निम्न में कौन लेंथेनॉइड अनुचुंबकीय है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, U2+ हो जाएगा, यानी यूरोपियम हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है 70। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी Ag हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, यानी सबसे प्रबल अपचायक के रूप में कौन काम करता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी I- आयन। उसके बाद है 72। क्वेश्चन नंबर 72 में सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यानी सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो इसका जो स्थिरांक हो जाएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 में है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंध रखता है, यानी फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंध रखता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। क्वेश्चन नंबर वहीं पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है, यानी हाइड्रोजन का दहन जो होता है वह किस में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है यह, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन नंबर 75 में तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? तो धातु की चालकता जो होती है वो घटती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 75 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में चालक की चालकता और प्रतिरोध निम्नांकित में से किस प्रकार संबंधित होता है, यानी किस प्रकार का संबंध होता है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C = 1/R। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन का ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईंधन सेल। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 जो हमारा कहता है कि फैराडे के, यानी जो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम होता है वो किससे संबंध रखता है? तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम जो है वो विद्युत के समतुल्य भार पर डिपेंड करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक है, यानी कौन जो है इसमें आयनिक यौगिक है? तो इसमें है सोडियम नाइट्रेट, यानी 79 का हो जाएगा आंसर सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है, यानी धनोद और ऋणोद पर कौन सा फल प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, F2 और H2। अब है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न में है कि ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो, यानी ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, तो किसका गुणांक, यानी गुणांक से कौन कितना अधिक होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 4 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, यानी ताप गुणांक जो होता है वो किसके बीच होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाता है। 82 के बाद आगे बात कर लेते हैं, जल में H2 और Cl2 इक्वल टू 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टाइम इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता पड़ती है, तो औसत आयु की आवश्यकता कितनी पड़ती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.93। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86। 86 यानी इसमें प्रसंकरण पूछा गया है कि Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, D2sp3 हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक है ना, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कहा गया है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, यानी किसी अभिक्रिया के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया दिया गया है और पूछा गया है कि इसका जो है एग्जाम्पल, यानी यह अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, यानी कौन सी कोटि की अभी एग्जाम्पल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, यानी ये भी अभिक्रिया दिया गया, यहाँ पर रेट दिया गया है और अभिक्रिया की कोटि पूछी गई कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग स्थिरांक इसमें कितनी होगी, इसमें फिर अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा एग्जैक्टली, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक अभिक्रिया, यानी एक अभिक्रिया, एक मिनट, इसका जो हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान होता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 0 कोटि हो जाएगी। उसके बाद है अगला प्रश्न और वह है आपका 93 का, तो 93 का डायरेक्ट आंसर हम ही बोल देते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, आप लोग फास्ट में रिवीजन भी कर ले, इसलिए हम आंसर फास्ट में बताते चल रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 1। ठीक है, यानी 94, क्वेश्चन नंबर 94 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 95।
क्वेश्चन नंबर 95 में है कि कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक अर्थर विधि से किया जाता है, यानी मैक अर्थर विधि से किया जाता है। तो मैक अर्थर विधि क्या हो जाएगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मैक अर्थर विधि से किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, यानी अधिशोषण की मात्रा जो है वह निर्भर करती है किस पर, तो गैस के ताप पर, दाब पर, तीनों पर निर्भर करती है, प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 में निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डी प्लैटिनम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउनियन गति का कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रक्षेपण माध्यम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 में है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, परिक्षेपण क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जेल कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 101, आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में है बादल, कोहरा, कुहासा, द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है, धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, यानी किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र का यह एग्जांपल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठोस गैस का एग्जांपल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसमें होती है, जिलेटिन में होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, कोहड़ा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव गैस के विलयन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105, तो क्वेश्चन नंबर 105 में कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड कौन सा हो जाएगा, इसका हाइड्रोफोबिक कोलाइड हो जाएगा सल्फर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106, किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड विलयन के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, यानी ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक बल द्वारा। उसके बाद है अगला प्रश्न, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, यानी इसमें कितनी परतें पाई जाती है, इसका तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल्ट में पाया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, 110, क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लायोफिलिक कोलाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 में निम्न में से कौन सा गुण कोलाइडी विलयन के आवेश से स्वतंत्र है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 111 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी अस्वतंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टिंडल प्रभाव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112 में जो है आपका पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है, यानी इसकी घटना क्या कहलाती है, तो अधिशोषण की घटना कहलाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सल्फाइड का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न है, क्षय रोग ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, क्षय रोग जो होता है टीबी, इसके लिए कौन सा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। 114 के बाद 115 पे बात कर लेते हैं। 115 में है कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रक्षेत्र शोधन द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
116 निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, यानी कौन सा जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के रूप में काम करता है। तो सल्फाइड अयस्क जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, डीएनए संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन बंध की संख्या जो होती है वो 2 हो जाती है। उसके बाद है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। विद्युत स्विचों का निर्माण किससे होता है, तो बैकेलाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांधित किया जाता है किसे, तो ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 121 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से किस अयस्क का साधारण रासायनिक लिंचिंग विधि से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक लिंचिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी अर्जेंटाइट को। फिर उसके बाद है 122, फेन फ्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिनेबार हो जाएगा। इसके बाद है मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा डी, Cu। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में है इस्पात को लाल तप्त और धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एनिलिंग। उसके बाद हो जाएगा 125, क्वेश्चन नंबर 125, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है किसे। तो इसमें जो निष्कर्षित किया जाता है वो है Fe को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 126, आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है। तो इसमें उपयोग में आने वाला पदार्थ जो होता है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी CCl4। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जारन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, Al। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129, थर्माइट विधि में अपचायक के रूप में कौन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, निकेल। उसके बाद है अगला प्रश्न, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु, मुक्त अवस्था में कौन सी धातु जो है मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, गोल्ड। उसके बाद है 131, निम्न में क्यूप्रस अयस्क है, क्यूप्रस अयस्क कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्यूप्रस, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूप्राइट। उसके बाद है 132, क्वेश्चन नंबर 132, सभी अयस्क खनिज है किंतु, यानी इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद है 133, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डाउन विधि कहलाएगी। उसके बाद है 134, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, यानी 134 का आंसर हो जाएगा आयरन का अयस्क नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैसीटेराइट। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, यानी 135 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलामाइन। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है जिंक ब्लेंड से निष्कर्षण, यानी इसका आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है, यानी भर्जन विधि के बाद कार्बन का अपचयन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, CuFeSa2। उसके बाद हो जाएगा 138, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद हो जाएगा 139, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है 140, फेन प्लावन विधि
द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? 140 का आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फाइड्स का भी आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी Fe हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 145, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Pv का। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 143, यानी फुल्स फोल्ड गोल्ड जो होता है किसे कहते हैं? फुल्स गोल्ड यानी झूठा गोल्ड जो होता है वो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, FeSO2। उसके बाद हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क इसमें से कौन जो है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सोना। कौन सा प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है? उसके बाद हो जाएगा 146, कैसेराइट अयस्क है। कैसेराइट किसका अयस्क होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Sn, टीन का होता है। उसके बाद है 147 में स्मेल्टिंग में धातु के अयस्क अपचयन में संयुक्त रूप से कौन भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 148, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। डोलामाइट जो होता है वो किस में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Mg। उसके बाद है 149, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन हो जाएंगे भाई? तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ए, बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद है 150, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो आयोडीन होता है। यानी 150 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन और है, देखते हैं कहां तक जाता है, क्योंकि लाइन भी कटी हुई है और देखते हैं बैटरी भी हमारा है नहीं उतना, देखते हैं कब तक चलता है, हम उतना कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन और रह गए। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड का सूत्र जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न 152 का जो आंसर मतलब सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः से डैश के से संकेंद्रित करते हैं, यानी कौन से विधि से संकेंद्रित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद है 153, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? यानी क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 3+। उसके बाद है अगला प्रश्न 154, अस्थिराक मुख्यतः क्या है? तो अस्थिराक इस मुख्यतः क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो अस्थिराक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके बाद है 155, क्वेश्चन नंबर 155, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैस का मिश्रण मतलब प्रयुक्त होता है, यानी कौन से गैसेस में मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम और ऑक्सीजन, यानी हीलियम मिलाया जाता है। उसके बाद है 156, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, यानी कौन जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन ZNO। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 159 में कहा गया है कि निम्न में आयनिक विभव का मान अधिकतम, निम्न में आयनिक विभव का मान जो हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पी का हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, 58 क्वेश्चन छूट गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 58 में कौन प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो जाएगा F2, यानी 58 का आंसर हो जाएगा F2। उसके बाद आ जाते हैं 160 पे। क्वेश्चन नंबर 160 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाता है। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 161, यानी XeF4 का आकार होता है, यानी इसका जो आकार होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका आकार हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन होता है? सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो होता है वह कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Bi3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 163, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो हो जाता है वह आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन होता है? 164 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्मिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर H2SO4 क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये अम्ल होता है। उसके बाद है 166, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? तो उदासीन होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे 167, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, NO2 हो जाएगा। उसके बाद है
उपधातु, उपधातु के रूप में कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Sb। इसके बाद है 169 स्वेट फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में, पानी के अंदर रखा जाता है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड किसमें किसमें विलय होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है किसमें विलय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 171, SO2 अणु में S परमाणु का संकरण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SO2 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी sp2 में हो जाता है। उसके बाद हो जाएगा अगला प्रश्न 172, ऑर्गन किसके द्वारा खोजी गई है, तो ऑर्गन को खोज जो है किसने किया था, तो रॉमसे ने किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न 173, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है कौन सी विधि द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को शुष्क किया जाता है कौन सी विधि द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaO। 173 के अगला क्वेश्चन है 173 कंप्लीट होता है।